हेलो स्टूडेंट्स, मैं इमरान नाजिस। वेलकम टू एक्सीलेंस स्टडी सर्कल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट क्लास रखेंगे, है ना। हम लोग एक रिएक्शन बाकी रह गया था, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी तक हमने 4 रिएक्शंस को देख लिए थे। कौन कौन से रिएक्शन हमने देखा था? हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो ये लास्ट रिएक्शन हमारा बचा हुआ था, रिडॉक्स रिएक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है इसमें से, रिडॉक्स रिएक्शन। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग उसको देखेंगे भाई, इसको सिंप्लीफाई करके एकदम आसान करके हम लोग इसे समझेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन, रीड स्टैंड कर रहा है यहां पर। ये जो वर्ड है रिडॉक्स, ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। रीड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। क्लियर है ना? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये एक तरह से कॉइन के 2 साइड्स हैं। यानी कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन, सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता है या सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना। असल में एक कंप्लीट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडक्शन अगर हम सिर्फ कह रहे हैं कि भाई रिडक्शन हो रहा है तो वो हाफ रिएक्शन है, या हम कह रहे हैं सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो हाफ रिएक्शन है। रिएक्शन कंप्लीट कब होगा? व्हेन इट इज रिडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चलेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो वहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा। सिर्फ रिडक्शन, या कोई भी किसी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन या सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होता। जैसे अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, है ना। हम लोग समझते, पहले तो हम लोग समझेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है। क्लियर? तो पहले हम लोग कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले वो देखते हैं हम लोग। क्लियर? रिडक्शन क्या हो सकता है, रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। तो हमारे पास 3 टर्म्स होंगे जिससे हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो हम लोग पहले इसको ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं इसको। तो हमें देखना है भाई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन को समझना है हमें। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन को समझना है। तो थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूं, उसके लिए। तो ये हो गया भैया रिडक्शन। रिडक्शन में रिडॉक्स में जो रीड टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन को, और ये जो ऑक्स है इसे कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। तो एक हो गया रिडक्शन और एक हो गया ऑक्सीडेशन। चले, अब पहले तो हम पहले टर्म से, जो पहला पॉइंट होगा डिस्टिंग्विश करने का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को, वो पहले देख लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म है रिडक्शन ऑक्सीडेशन को डिस्टिंग्विश करने का, वो है रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के टर्म में, या ऐसे कर ले हम लोग, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी एटम से जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड है उसको, उसमें से हम ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर देंगे तो ये रिडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल ZNO, इससे अगर मैंने ऑक्सीजन हटा दिया और बना दिया सिर्फ Zn, तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन। ऑक्सीजन हटा दिया, ZNO में ऑक्सीजन था, अभी हमने ऑक्सीजन को हटा दिया, क्या बचा? Zn। तो ये हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जस्ट इसका ऑपोजिट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी में हम ऑक्सीजन एटम ऐड कर रहे हैं तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिखा C और उसमें हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो वो बन गया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम कहेंगे यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि देखो तो पहले कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, बाद में हमने इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। क्लियर? सेकेंड टर्म देखते हैं जिससे हम लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेकेंड टर्म है
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या कह रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम किसी में हाइड्रोजन एटम ऐड कर रहे हैं तो वो रिडक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लिख रहा हूं Cl2, अब इस Cl2 में मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, एक Cl में एक हाइड्रोजन, दूसरे Cl में एक और हाइड्रोजन, और मैंने बना दिया 2HCl। देखिए तो पहले क्या क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड था? नहीं था। अब हमने उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो क्या बन गया? HCl। तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है क्लोरीन में। देखिए यहां पर ये क्लोरीन था, इसमें हाइड्रोजन नहीं था। रिएक्शन के बाद देखें तो क्या फिर ये कहलाएगा रिडक्शन? क्योंकि हमने कहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। जस्ट इसका ऑपोजिट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जो कहो आप। अगर हम किसी से हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं तो क्या कह सकते हैं हम उसको? ऑक्सीडेशन। तो 3 टर्म से हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी 2 टर्म बताया हमने, एक ऑक्सीजन के टर्म में, दूसरा हाइड्रोजन के टर्म में। देखिए यहां पर जैसे हमने ये लिखा रिएक्शन H2S, अभी क्या दिख रहा है यहां पे? इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर के साथ क्या अटैच है? हाइड्रोजन। अगर मैं ये दोनों हाइड्रोजन एटम इससे हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो क्या बचेगा? सिर्फ सल्फर। तो देखो तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव किया, क्या हटाया है? हाँ भाई देखो, रिएक्शन से पहले क्या था? सल्फर के साथ हाइड्रोजन एडेड था, अब वो हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया। क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। अब देख लें यहां पर एक थर्ड टर्म देख लेते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमने किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, क्या ऐड किया है? इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो हम कहेंगे कि उससे क्या हो रहा है? उसका रिडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा यहां पे Zn2+। अच्छा, किसी ऊपर 2+ चार्ज कब आता है? जब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, है ना? किसी के ऊपर में इलेक्ट्रॉन Zn2+ है, सॉरी, हाँ जी ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा है Cu2+, Cu2+। अब मुझे बताएं आप कि भाई कॉपर के ऊपर में 2+ चार्ज है, इट मीन्स क्या है कि भाई इसका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस है ना? अगर ये कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कॉपर को ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो क्या होगा? फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। भाई ऐसे समझो कि अगर कॉपर के हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब उसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, है ना? पॉजिटिव आयन कब बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो 1+ चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो 2+ चार्ज। तो कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 2+ आ गया। अब अगर इस कॉपर 2+ आयन को, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस थे, वापस से मैं इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा ना? फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर? तो मैं यहां पे यही काम कर रहा हूं। यहां पे पहले से मेरे पास कॉपर 2+ आयन है और मैं उसे दे रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर से ये कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा। कोई डाउट? अब इसी का रिवर्स ऑक्सीडेशन कहलाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन था, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। देखिए यहां पर Zn, अगर हमने Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या बन गया भाई? वो Zn2+, Zn2+। तो क्या कहेंगे इसे? क्या हुआ है इसका? ऑक्सीडेशन। हाँ भाई, किसी से भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 2+ चार्ज आ गया। क्लियर? तो ये डेफिनेशन हो गया, ये पॉइंट हो गए टू डिस्टिंग्विश रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हमने क्या देखा? हमने 3 टर्म से रिडक्शन ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया, एक ऑक्सीजन के टर्म से, एक हाइड्रोजन के टर्म से, और एक इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के टर्म से। देखिए यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम किसी से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो इट इज सेड टू बी रिडक्शन, तो वो रिडक्शन कहलाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमने ऑक्सीजन ऐड किया तो वो ऑक्सीडेशन। जस्ट रिवर्स याद रख लेना, आपने किसी एक को याद रख लेना, दूसरा उसका अपोजिट याद रख लेना। भाई इसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन था तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन था तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन था तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यानी 3 टर्म आप रिडक्शन के याद रख ले, उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन का याद हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सबका रिवर्स ऑक्सीडेशन।
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन था तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन था तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब मैं क्या कह रहा था कि भाई अब मैं वापस आता हूं अपने पॉइंट पे। मैंने क्या कहा, रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप में कंप्लीट रिएक्शन है, लेकिन अगर हम सिर्फ रिडक्शन कह रहे हैं या सिर्फ ऑक्सीडेशन कह रहे हैं तो वो हाफ रिएक्शन है, आधा रिएक्शन है। पूरा कब होगा? जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला देंगे एंड द रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। जिसे मैं कह रहा हूं ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, ये हाफ रिएक्शन है। अब जब मैं ये रिडक्शन वाले रिएक्शन को और ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन को दोनों कंबाइन करूंगा तो आप देखेंगे वो रिएक्शन कंप्लीट होगा एंड द रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हमने ये लिखा है, एक साइड में सिर्फ रिडक्शन लिखा, एक साइड में हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन लिखा, तो ये दोनों आधे आधे रिएक्शन है। अब इसका राइट और इसका राइट को, इसके लेफ्ट को और इसके लेफ्ट को अब हम लोग कंबाइन करेंगे, ये दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे अब हम लोग, रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को। और इस तरह के रिएक्शंस हमें मिलेंगे अपने बुक में भी और अलग अलग आने वाले चैप्टर्स में भी, इस चैप्टर में भी मिलेंगे और आने वाले चैप्टर्स में भी ये सारे रिएक्शंस हमें मिलेंगे, तो हम पहचान लेंगे अच्छा ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? देखता हूं मैं, बताता हूं अभी, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। पहले आप इसका देख लें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। चले आइए, मैं अब हर रिएक्शन को कंप्लीट करता हूं। देखिए यहां पे एक बार मैं पहला वाला रिएक्शन दिखाता हूं आपको। ये था रिएक्शन, क्या रिएक्शन था भाई? यहां पे लेफ्ट साइड में ZNO था रिडक्शन वाले में, और ऑक्सीडेशन वाले में यहां पे कार्बन था। इसके राइट साइड में यहां पर Zn है और वहां पे CO है। चलिए तो अब मैं इसे देखता हूं मैं। हाँ जी, क्या था भाई? लेफ्ट साइड में ZNO था रिडक्शन वाले में, ऑक्सीडेशन वाले के लेफ्ट साइड में क्या था? कार्बन C था। रिएक्शन होने के बाद राइट साइड में रिडक्शन वाले में क्या बन गया था? Zn। क्लियर? और क्या बन गया था ऑक्सीडेशन वाले राइट साइड में? CO। अब देखो तो अब ये है कंप्लीट रिएक्शन, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए तो यहां पर ZNO Zn में कन्वर्ट हुआ, यानी क्या हुआ? यहां पे मैंने उसके ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो क्या कहलाएगा ये? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाया था? रिडक्शन। तो यानी ये रिडक्शन हो गया। कार्बन में पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। ये जो ऑक्सीजन हमने रिमूव किया वो इसमें लगा दिया, तो कार्बन में हमने ऑक्सीजन ऐड किया, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग टर्म इस्तेमाल करने वाला है, जिस पे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। इस वाले रिएक्शन दे दिया जाएगा आपको, अब पूछा जाएगा इसमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछा जाता है। क्लियर? तो अब हम लोग यहां समझते हैं क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साथ साथ इसी एग्जांपल से लेते हुए चलेंगे। अब पहले तो ये समझ लें कि ये रिएक्शन कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। भाई किसी का हम कह रहे हैं जिंक से ऑक्सीजन हटा दिए तो रिडक्शन कहलाएगा, तो वो ऑक्सीजन लिया किसने? कार्बन ने लिया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं होगा तो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन हम देंगे किसे? यानी कोई भी रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता या सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, जब भी रिएक्शन होगा कंप्लीट रिएक्शन होगा। क्लियर है ना? रिडॉक्स रिएक्शन होगा, है ना? क्लियर? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, दो साइड है, एक कॉइन के दो साइड है ना? दोनों साइड साथ में रहते हैं एक सिक्के में। तो उसी तरह से एक रिएक्शन में एक जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो कंप्लीट रिएक्शन है, सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो किसी और का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अगर हम जिंक से ऑक्सीजन हटा रहे थे तो किसी को ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और वो ऑक्सीजन किसने लिया? कार्बन ने लिया, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, तब ये कंप्लीट रिएक्शन कहलाएगा। हाँ, अब मैं आता हूं अपने टर्म पे कि हमें क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम में, अक्सर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाता है। तो अब हम ये, मैं जिसे यहां समझते हैं, अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि जिंक का रिडक्शन हो गया। कैसे हो गया रिडक्शन जिंक का? जिंक का ऑक्सीजन हट गया। किसने लिया जिंक का ऑक्सीजन को? कार्बन ने लिया, यानी कार्बन ने हेल्प किया जिंक के रिडक्शन में। यानी कार्बन क्या करा रहा है? इसका रिडक्शन करा रहा है। जो दूसरे का रिडक्शन करा है उसे कह देंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? जो दूसरे का रिडक्शन करवाएगा तो वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। वो एजेंट जो रिडक्शन करवाता है। किसने कराया जिंक का रिडक्शन? जिंक ऑक्साइड का, ZNO का, कार्बन ने कराया। इसलिए कार्बन ने ना उसका ऑक्सीजन ले लिया, तभी ना इसका ऑक्सीजन रिमूव हुआ और इसका रिडक्शन हुआ। अगर मैं ये कह रहा हूं कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों हुआ कार्बन का ऑक्सीडेशन? क्योंकि हमने उसमें ऑक्सीजन ऐड किया है, हमने उसमें ऑक्सीजन ऐड किया। किसने दिया कार्बन का ऑक्सीजन? ZNO ने दिया, यानी ZNO हेल्प कर रहा है कार्बन के ऑक्सीडेशन में। ZNO ने कार्बन का ऑक्सीडेशन कराया। क्लियर? यानी ZNO क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं यहां लिख दे रहा हूं,
ये एब्रेविएशन का क्या मतलब है? RA में जो लिख रहा हूं इट मींस रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और OA का मतलब है यहां पर स्टैंड कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मेरे पास वहां पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं बगल में लिख दे रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे भैया जो बीमा कराता है इंश्योरेंस उसे कहते हैं हम लोग बीमा एजेंट, हाँ है ना। जो टिकट काटेगा उसे कहेंगे हम लोग टिकट एजेंट। तो इसी तरह से भाई जो रिडक्शन कराएगा उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। कौन किसने कराया रिडक्शन? कार्बन ने। कैसे कराया रिडक्शन? जेडेनो का, उसका ऑक्सीजन ले लिया भैया, बीच का ऑक्सीजन हटा तभी ना इसका रिडक्शन हुआ है ना। हमने कहा ना जेडेनो का रिडक्शन हुआ है, किसने लिया उसका ऑक्सीजन? कार्बन ने, यानी कार्बन ने इसको हेल्प किया रिडक्शन कराने के लिए, इसलिए कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों हुआ कार्बन का ऑक्सीडेशन? कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, किसने दिया ऑक्सीजन? जेडेनो ने दिया ऑक्सीजन, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया बात? कोई डाउट है ना? फिर से देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल से हमने रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था, वो कैसे किया था? इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन। क्या बताया था जल्दी से बताओ, वहां पे याद करें हम लोग, क्या लिखा हमने? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। देखिए यहां पर फिर से देख लो एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल लिखा था? जैसा फिर से मैं दिखा दूं आपको, पीछे वाले पेज में जाकर के आ जाइए। ये देखा था एग्जांपल कि भाई हमने क्लोरीन में हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से हमने हाइड्रोजन हटा दिया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। अब दोनों रिएक्शन को हम मिलाते हैं, हमने कहा ये सिर्फ ऑक्सीडेशन आधा रिएक्शन है, सिर्फ रिडक्शन आधा रिएक्शन है, दोनों को मिलाएंगे तो कहलाएगा वो रिडॉक्स रिएक्शन, तब वो रिएक्शन कंप्लीट होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग, है ना। आइए हम लोग देख लेते हैं। हाँ भाई ये था हमारे पास, क्लियर। तो अब हम उसको कंप्लीट करते हैं रिएक्शन को। क्या था? H2S था लेफ्ट साइड में, ऑक्सीडेशन वाले लेफ्ट साइड में H2S था। अच्छा राइट साइड में कौन था? राइट साइड में सॉरी रिडक्शन वाले में लेफ्ट साइड में कौन था? क्लोरीन था। रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ? बोले HCl बन गया, HCl बन गया। और क्या बन गया भैया? सल्फर बन गया था। अच्छा किसका रिडक्शन हुआ? क्लोरीन का। कैसे हुआ रिडक्शन? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा उसे क्या कहेंगे भैया? उसका रिडक्शन हो गया, क्लियर। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? सल्फर का हुआ। क्यों भाई सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ? क्योंकि उससे हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, उससे हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। थोड़ा साफ से लिख देता हूं, हाँ जी, इसमें से हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, तो चलो लिख देते हैं इसका ऑक्सीडेशन। कोई डाउट? अब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ कंप्लीट। अब है ये रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन भी हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, और H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो कहलाएगा ये रिडॉक्स रिएक्शन। किसने कराया H2S का ऑक्सीडेशन? इसका हाइड्रोजन किसने लिया? क्लोरीन ने लिया, यानी क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, है ना। किसने कराया इसका ऑक्सीडेशन? भाई इसका हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ H2S का। किसने लिया इसका हाइड्रोजन? क्लोरीन ने लिया। क्लोरीन इज नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा H2S का क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, क्यों हुआ क्लोरीन का रिडक्शन? क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन दिया। किसने कराया इसका रिडक्शन? किसने दिया इसको हाइड्रोजन? H2S ने दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड ने दिया। तो H2S ने इसका रिडक्शन कराया, तो H2S क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार और बता रहा हूं, आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो आप, मैंने डेफिनेशन बताया कि किसी में ऑक्सीजन ऐड होगा यानी उसका रिडक्शन हुआ, सॉरी किसी में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो उसका रिडक्शन हुआ, और किसी से हाइड्रोजन रिमूव किया तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ऑक्सीडेशन। तो हम कह रहे हैं क्लोरीन का हो गया रिडक्शन क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है, क्लियर। जिसका रिडक्शन होगा ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। उल्टा रिवर्स याद रख लेना, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे भी याद रख सकते हो डायरेक्ट, है ना। ट्रिक ये हो जाएगा, ये भी कर सकते हो तुम। H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों? क्योंकि इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हमने कहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिवर्स याद रखना, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे भी याद रख सकते हो, क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे हम लोग। हाँ जी, तीसरा एग्जांपल क्या था? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने बताया था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। जल्दी से देख लेते हैं एग्जांपल को। क्या था वहां पर भाई? Zn था, लेफ्ट साइड में देख लो, यहाँ पे दिखा देता हूं आपको। हाँ जी, ये वाले में
ये वाले में ऑक्सीडेशन वाले में Z लेफ्ट साइड में Zn था और रिडक्शन वाले में लेफ्ट साइड में कॉपर था। पहले लेफ्ट साइड को एक तरफ लिख लेते हैं और राइट साइड में यहाँ पर कॉपर 2+ था, सॉरी, और इसके राइट साइड में यहाँ पे कॉपर मेटल है और यहाँ पे Zn2+ आयन है। क्लियर? तो चले तो फिर इसको हम लोग लिख देते फिर से। तो क्या लेफ्ट साइड में था भाई? ऑक्सीडेशन वाले में Zn था, रिडक्शन वाले के लेफ्ट साइड में क्या था? कॉपर 2+। रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीडेशन वाले में यहां पे क्या बन गया था? Zn2+। रिडक्शन वाले में क्या बन गया था राइट साइड में? कॉपर। हो गया। अब देख लें यहां पर Zn से Zn2+। भाई किसी न्यूट्रल से पॉजिटिव आयन कब बनेगा? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहले Zn में कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था। अब 2+ आ रहा है, इट मींस उसके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। क्या कहा था हमने? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा था हमने? ऑक्सीडेशन। तो हम कह देंगे इसे ऑक्सीडेशन। अच्छा, कॉपर 2+ यानी इसका इलेक्ट्रॉन लॉस था, अब वो न्यूट्रल हो रहा है, इट मींस उसके क्या हो रहा है भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अच्छा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा था हमने? रिडक्शन। तो ये कहलाएगा रिडक्शन। अब यहां समझते हैं हम लोग भाई, Zn से Zn2+ बना यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन। किसने कराया Zn का ऑक्सीडेशन? किसने लिया इसका 2 इलेक्ट्रॉन को? कॉपर ने लिया भाई 2 इलेक्ट्रॉन को, यानी कॉपर इसका रिडक्शन करा रहा है, कॉपर कहलाएगा, ऑक्सीडेशन करा रहा है, कॉपर क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए, या बताओ कि चीज और क्या बताया था हमने? जिसका रिडक्शन हो, किसका रिडक्शन हो रहा था? कॉपर 2+ का रिडक्शन हो रहा था, कॉपर कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिवर्स, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अच्छा, यहां पे देखो तो कॉपर 2+ का रिडक्शन हुआ, कैसे हुआ? उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिला। किसने दिया उसे 2 इलेक्ट्रॉन? Zn ने दिया, यानी Zn ने कराया इसका रिडक्शन। जो दूसरे का रिडक्शन कराए वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और खुद उसका क्या होगा? खुद उसका ऑक्सीडेशन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट। रिवर्स याद रख लेना भैया, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब बोले सर क्या था रिडक्शन ऑक्सीडेशन? उसके लिए तो हमने डेफिनेशन देखा, हमने 3 टर्म से डिफाइन किया हमने, है ना? क्या था वो? 3 टर्म्स। पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, क्या गया 3 टर्म्स थे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ रिडक्शन का याद कर लो, उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन का याद कर लेना। भाई ऑक्सीजन अगर हम हटा रहे हैं, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो इन सबका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का अपोजिट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का अपोजिट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपोजिट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। अब एक साइड में मैंने सिर्फ रिडक्शन दिखाया था, इस साइड में सीधा मैंने ऑक्सीडेशन दिखाया था। तो हमने कहा कि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, ये रिएक्शन हाफ रिएक्शन, ये रिएक्शन हाफ रिएक्शन। अब दोनों को मिला दो तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बन जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए तो अब ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, ये पूरा एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, ये पूरा एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, ये पूरा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। और हमने क्या, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? एक अगर ये तो ये पूछ सकता है किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ। मेनली क्या पूछा जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो आप बता देंगे भाई कौन है रिड्यूसिंग एजेंट और कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे याद रख लेना? एक तो ऐसे याद रख लो भैया कि जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, रिवर्स, है ना? और किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, उसके लिए तो हमने डेफिनेशन पढ़ा ही है। क्लियर है ना? यानी ऐसे कह सकते हैं, जिसने दूसरे का रिडक्शन कराया। कार्बन ने ZnO का रिडक्शन कराया, कैसे? है ना? ZnO का रिडक्शन हुआ है, हाँ भाई हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीजन रिमूव हुआ। किसने लिया उसका ऑक्सीजन? कार्बन ने लिया, कार्बन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ZnO का कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाँ भाई हुआ है कार्बन का ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसने कराया इसका ऑक्सीडेशन? किसने दिया इसका ऑक्सीजन कार्बन को? ZnO ने दिया, तो कार्बन ZnO क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो गया सिंपल, कोई दिक्कत? फिर से यहां पर क्लोरीन का क्या हुआ भैया? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों हुआ रिडक्शन? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ। किसने दिया इसे हाइड्रोजन? H2S ने दिया।
इधर H2O का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ। इधर है ना, किसने लिया इसका हाइड्रोजन, क्लोरीन ने लिया। क्लोरीन क्या करा रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन का रिडक्शन किसने कराया, H2S ने, इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया। H2S क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे का रिडक्शन कराया वो रिड्यूसिंग एजेंट। और नहीं तो सिंपल तरीका हमने बता दिया, जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट। रिवर्स, इधर उल्टा याद रखिएगा, हो गया। चले, तो ये हो गया भाई मेरा डेफिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का। 3 टर्म से हमने देखा, एक इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म ऑफ रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इन टर्म ऑफ रिमूवल एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। अब हमारे डेली लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है या कहाँ हम लोग देखते हैं, तो हम लोग 2 टर्म हमारे बुक में दिया गया है, हमारे एनसीईआरटी बुक में, है ना। एक दिया गया है कोरोजन, है ना, एक टर्म दिया गया है कोरोजन, और एक दिया गया है डेंसिडिटी, है ना। ये हमारे डेली लाइफ में समझ ले रिडॉक्स रिएक्शन का इंपॉर्टेंस है, या फिर हम अपनी डेली लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं। तो हम लोग पहले दोनों टर्म को एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ चैप्टर को एंड करेंगे। क्लियर। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोरोजन का। एनीवे, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें आप। हम लोग अब बात करेंगे कोरोजन का। चले, तो अब हम लोग देखते हैं कोरोजन को। क्या है कोरोजन, कहाँ देखते हैं हम लोग कोरोजन। आपने कभी देखा है कि कभी आपका लोहे का गेट या ग्रिल या कोई लोहे का कोई भी सामान जो बहुत दिनों तक आपके छत में कहीं पर पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर में है ना वो रेडिश ब्राउन टाइप का एक लेयर आ जाता है। वो जो आयरन था वो अपने कलर को, अपने जो लस्ट्रस सरफेस था उसको लॉस कर चुका होता है, और उसके ऊपर में एक डल ब्राउनिश लेयर आ जाता है ना। इसे कहते हैं हम लोग कोरोजन। असल में आयरन के लिए हम लोग जनरली टर्म इस्तेमाल करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टेड आयरन कह देते हैं, वैसे जंग लगा हुआ लोहा, है ना, या रस्टेड आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं हम लोग। कोरोजन ऑफ आयरन को हम लोग रस्टिंग के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरे मेटल में भी होता है, सिल्वर में भी होता है। सिल्वर में ब्लैक कलर का लेयर आ जाता है, या कॉपर में ग्रीनिश लेयर लग जाता है। तो ये सारे कोरोजन के एग्जाम्पल है। और ये कैसे हुए, तो ये हुआ इसलिए क्योंकि जब हमने लोहे को बहुत दिनों तक, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है ना, इट इज वेरी स्लो रिएक्शन। एक तरह का रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। आयरन का इसमें ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। क्लियर। तो वो क्या हो रहा कि बहुत दिनों तक जब वो लोहा आयरन हमने जिसको, वो आयरन जिसमें हमने पेंट नहीं किया है, क्लियर है ना, जिसमें हमने पेंट नहीं किया है, उसे अगर हम लोग बहुत दिनों तक अगर हम छोड़ देते हैं खुली जगह पे, तो एयर और मॉइस्चर से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो आयरन, और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर। अब क्या होता है इसके इसके क्या ये कैसा, ये अच्छा एक पॉजिटिव फिनोमेना है, प्रोसेस है, या फिर नेगेटिव। तो ये नेगेटिव फिनोमेना हमारे लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, वो आयरन जो है ना वो अपनी मैलिएबिलिटी को लॉस कर देता है, वो टूटने लगता है, वो ब्रिटल हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, वो टूट जाता है वो आसानी से, उसका स्ट्रेंथ लॉस हो जाता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसकी मजबूती थी वो लॉस हो जाता है ना। उसका जो साइनी सरफेस था वो लॉस हो जाता है, और उसकी मैलिएबिलिटी लॉस हो जाती है, वो ब्रिटल हो जाता है। उसको अगर हम हैमर करेंगे तो वो चपटा ना होकर, मैलिएबल ना होकर, शीट में नहीं कन्वर्ट होकर वो ब्रिटल हो जाएगा, चूर होने लगेगा। क्लियर। तो इससे क्या होता है कि जो भी हम जिस भी यूज में ला रहे थे उस आयरन को, तो उसका वो लॉस हो जाएगा, जिसलिए हम जो ब्रिज है या गेट है तो वो टूटने लगता है। जब हम लोग देखते हैं ना, उसकी वजह से बहुत सारा आयरन लॉस होता है। क्लियर। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई वो आयरन को हम रस्टिंग से बचाएं। कैसे बचाएंगे, तो उसको हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, कुछ सिंपल वर्ड में हम समझा सकते हैं, लेकिन इसका जो डिटेल है वो हमें पढ़ना है कहाँ पर, चैप्टर 3 में, मेटल और नॉन मेटल में। तो वहाँ भी हम लोग पढ़ना है इसे डिटेल में। फिलहाल अभी हम लोग इतना याद देखेंगे, सिर्फ इसका डेफिनेशन देखेंगे और उसका इंपॉर्टेंस बता देंगे। हाँ, कुछ प्रिवेंशन के स्टेप्स लिखते नहीं है, समझ लेते हैं, आगे इसका डिटेल हमें पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिडॉक्स का एग्जाम्पल है ना, तो हमने हमारे डेली लाइफ में रिडॉक्स का एग्जाम्पल में से। एनीवे, तो क्या होता है, when an iron kept in open space, it get oxidized by air and moisture present in a
environment. This phenomenon is known as corrosion or rusting of. जब एक आयरन को हम ओपन स्पेस में छोड़ देते हैं तो वो एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग क्या, क्लियर, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन दूसरे मेटल के लिए ले सकते हैं, आयरन के लिए हम लोग मेनली इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं रस्टिंग या कोरोजन भी कह सकते हैं, है ना, क्लियर। देखिए हम लोग क्या होता है, ये था आयरन आपका, ये ओपन स्पेस में रखा हुआ, तो वहां पर एयर है, ऑक्सीजन है, और क्या है, एयर में मॉइस्चर भी है, क्लियर है ना। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 4 लगा लेता हूँ, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 2x, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2O के मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं होते। ये बन गया Fe2O3 आयरन ऑक्साइड और XH2O। तो देखिए, तो आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। हमने कहा था किसी में ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो उसका क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा, यानी आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसी को तो कह रहे हैं हमने, क्या लिखा था हमने यहाँ पे, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन हो जाएगा आयरन का। और इसके वजह से क्या होगा, अब ये जब ये रस्टेड आयरन होगा वो क्या होगा, अपना स्ट्रेंथ को लॉस कर चुका होगा, अपना साइनी सरफेस को लॉस कर चुका, अपनी मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी जानते हैं हम लोग, पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में, जब मेटल का वो प्रॉपर्टी जहां पे हम उसे हैमर करते हैं तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट, है ना। क्योंकि मेटल में ये प्रॉपर्टी होता है ना, क्लास 8 में भी पढ़ा था, क्लास 10 में भी पढ़ेंगे, हमारे पास चैप्टर है, 3rd चैप्टर मेटल नॉन मेटल, तो वहाँ पे पढ़ाऊंगा कि भैया जब मेटल का वो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम उसे हैमर करके पतले शीट में बदल सकते हैं, है ना, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे कहते हैं नो मैलिएबिलिटी। लेकिन जब एक आयरन में जंग लग जाता है ना, तो अगर हम उसे हैमर करेंगे ना तो वो टूटने लगेगा, ब्रिटल हो जाएगा। ये नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होता है ब्रिटलनेस, तो ये टूटने लगेगा। समझ में आया बात, देखता हूँ मैं उसे बताता हूँ। फिलहाल ये एक रस्टेड आयरन का फॉर्मूला हो गया, याद रख लेना, ये रस्टेड आयरन का फॉर्मूला हो गया, रस्टेड आयरन का फॉर्मूला हो गया। अगर पूछेगा भाई रस्टेड आयरन का फॉर्मूला क्या है, ये तो रस्टिंग क्या है, एक तरह का क्या है, एक रिडॉक्स प्रोसेस है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्लियर। चलिए देख लें इसको। हो गया, तो ये हमारे डेली लाइफ में एक एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन का, है ना। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, पूछा जाए रिडक्शन किसका हुआ तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन का। क्यों, क्योंकि भाई अगर किसी एलिमेंट में मेटल जुड़ता है ना, जैसे हाइड्रोजन, हमने कहा था ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है, तो मेटल का ऐड होना भी रिडक्शन कहलाता है। वो हम लोग हायर क्लास में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में पहले मेटल था क्या, आयरन नहीं था, अब ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, आयरन, तो असल में ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। आप पूछेंगे सर ये तो बात सही समझे कि भाई ठीक है, आपने कहा कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, तो आपने कहा था कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन जब भी होता है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन तो होता है नहीं, रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ, किसी का रिडक्शन तो नहीं दिख रहा है, भैया ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। क्योंकि किसी में मेटल ऐड होता है ना तो वो रिडक्शन कहलाता है। जैसे वो जस्ट हाइड्रोजन वाला केस होगा, जिस तरह से हमने कहा था हाइड्रोजन किसी में ऐड होगा तो रिडक्शन कहलाएगा, उसी तरह से मेटल किसी में ऐड होगा तो वो रिडक्शन कहलाएगा। जो हम लोग ज्यादा हायर क्लासेस में जाकर के 11th में हम लोग ज्यादा, हमारे पास पूरा चैप्टर होता है रिडॉक्स रिएक्शन 11th में, तो वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर असल में अगर आपसे ये पूछा जाए किसी से कि भाई यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ है, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, आयरन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, कि उसमें आयरन ऐड हुआ, क्लियर। हाँ भाई, एक दो एग्जांपल और भी हैं कोरोजन के, बाकी डिटेल में हम लोग बात करें, मैंने कहा ही कि इसके बारे में मेटल नॉन मेटल में बात करेंगे। जैसे भाई, है ना, तो ये क्या हो गया था, अच्छा यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी हो जाएगा आयरन का, रस्टेड आयरन कैसा होता जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, या मैं से कह दूं आयरन, ये कह देता हूं इसे रस्टेड आयरन लॉस इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो रस्टेड आयरन होता है वो क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को अपना लॉस कर जाता है। और क्या होगा बोले, लॉसेस इट्स मैलिएबिलिटी, अपने मैलिएबिलिटी को लॉस कर देता है, एंड बिकम्स
डल, और वो डल हो जाएगा ना, उसका जो साइनी सरफेस था क्लियर, वो डल हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्राउनिश लेयर, एक ब्राउनिश लेयर बन जाएगा उसके ऊपर में क्लियर। वो जो रस्टेड आयरन होता है ना, जंग लगा हुआ है उसमें तो ब्राउनिश लेयर आ जाता है क्लियर, ब्राउनिश हो जाता है वो क्लियर, अपने सरफेस को के साइनी सरफेस को अपना लॉस कर देता है और वो डल हो जाता है, ब्राउनिश लेयर बन जाता है क्लियर। तो ये हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में या कोरोजन ऑफ आयरन के बारे में छोटा सा पॉइंट क्लियर। एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं हम लोग, सीधा कोरोजन के एग्जांपल को और देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है भाई कोरोजन का, हाँ जी, एक और एग्जांपल क्या है कोरोजन का, जैसे हमने कहा अभी फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक लेयर क्यों होता है, पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 3 में, ऑन सिल्वर एंड ग्रीनिश लेयर over the surface of copper, over the surface of copper are also the example of corrosion। तो ये भी कोरोजन के एग्जाम्पल है, ये भी कोरोजन के एग्जाम्पल है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस कोरोजन को, तो इसे हम लोग क्या करते हैं भाई, जो भी हमारे पास, जो भी हमारे घरों में जो ग्रिल्स होते हैं, गेट होते हैं लोहे के, तो हम उसे पेंट कर देते हैं है ना। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में चैप्टर 3 में है ना। उसको पेंट कर देना, गैल्वेनाइजेशन करना, दूसरे मेटल का उसके ऊपर में लेयर कर देना, चढ़ा देना है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ये सब अलग अलग स्टेप्स हैं जिससे हम लोग कोरोजन को या रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिव फेनोमेना, ये हमें नुकसान पहुंचाता है। तो हम चाहते हैं भाई कोरोजन ना हो, तो कैसे क्या करेंगे, अलॉय फॉर्मेशन, स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हैं जिससे कि उसमें जंग नहीं लगता, स्टील में, लोहे में जंग लगता है, स्टील में नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में चैप्टर 3 में क्लियर। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन किस टर्म किस लिए था कि हम ये बता रहे थे कि रिडॉक्स हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, कहाँ हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो ये डेली लाइफ में हम देखने का एक एग्जाम्पल ये भी हो गया, लोहे में जंग लगना है ना, कोरोजन ऑफ आयरन या फिर कोरोजन ऑफ सिल्वर और कॉपर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर। और एक जगह कहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हम अपने डेली लाइफ में देखेंगे, वो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी एक और टर्म एनसीईआरटी में दिया गया और वो है रैंसिडिटी। क्या होता है रैंसिडिटी भाई, तो जो ऑयल और फैट रिच फूड होता है, जो तेलों में छना हुआ या फैट में छना हुआ सामान होता है ना, डालडा वगैरह में, घी वगैरह में बना हुआ सब्सटेंस है, उसको अगर हम कुछ दिन किसी ओपन जगह पे रख देंगे, सही से उसे एयर टाइट कंटेनर में पैक करके नहीं रखेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं, तो उससे एक फॉल स्मेल आने लगता है ना, इसकी अलग सा स्मेल महक आने लगता है, एक फॉल स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है क्लियर। तो वो जो उसका टेस्ट खराब हो गया, एक खराब स्मेल आने लगा, इट इज नॉन एज रैंसिडिटी क्लियर। और ये क्यों हो रहा है, तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। एयर से वो सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हम लोग, जो भी फूड मटेरियल है जिसे हमने तेल में और डालडे में या फिर घी में छाना है, ऑयल और फैट रिच फूड है, वो एयर के कांटेक्ट में आकर, एयर का जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आकर ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसी की वजह से उससे एक फॉल स्मेल आ जाता है। समझ में आया बात, इसी को कहते हैं लोग रैंसिडिटी क्लियर। तो क्या है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट रिच फूड बाय एयर, causing fall, smell and taste of food। खाने का जो ऑयल रिच फूड है या फैट रिच फूड है, उसमें क्या होगा, एक फॉल स्मेल आने लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई एयर के साथ उसका ऑक्सीडेशन हो गया क्लियर। फॉल स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड, इट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इसी को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी।
तो भाई ऑयल और फैट रिच फूड जब हवा में खुले जगह पे रहेगा कुछ दिनों तक तो वो क्या हो जाएगा, वो एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जब ये एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, एक फॉल स्मेल, एक खराब सा स्मेल आने लगेगा उससे, है ना, और उसका टेस्ट भी बदल जाएगा, एक उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। इसी को कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं रैंसिडिटी। और ये भी इसका एग्जांपल है भाई, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, हमने कहा ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका ऑयल और फैट रिच फूड का। अब हम इससे कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसे रैंसिडिटी होने से, रैंसिड होने से किसी फूड को, रैंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम किसी फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो क्या क्या ऑप्शन दिखाई देता तुम्हें बताओ, मैं, है ना, ठीक। प्रिवेंशन, क्या बचाव है भैया, बचाव क्या है, क्या बचाव करेंगे हम लोग रैंसिडिटी से बचाने के लिए। हाँ भाई, खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, क्लियर है ना, यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर, खाने को हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, क्योंकि भाई उसको क्या होगा, एयर से बचाना है हमें, क्योंकि एयर से वैसे ना ऑक्सीडेशन हुआ, एयर में जो ऑक्सीजन है वो ना उसे ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर हम उसको हवा नहीं लगने देंगे एयर टाइट कंटेनर में, कैसे कंटेनर में बंद कर देंगे जहां पे हवा उसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, तो फिर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो लंबे समय तक खाना खराब नहीं होगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर। और क्या होगा भैया, हाँ जी, एड एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कुछ केमिकल्स होते हैं, है ना, कुछ केमिकल्स होते हैं, हायर क्लास में आप लोग जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में लोग पढ़ेंगे उन केमिकल का नाम, अभी आप उन केमिकल के नाम को नहीं समझ पाएंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट अभी सिर्फ इतना समझना है, एंटीऑक्सीडेंट कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम जब उस फूड को प्रिपेयर कर रहे थे ऑयल रिच और फैट रिच फूड में, तो हम उसे ऐड कर देते उसमें, तो वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, उसको हमने क्या लिखा नाम है, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऑक्सीडेंट का उल्टा एंटी, तो वो ऑक्सीडेशन से बचाएगा। तो हम कुछ ऐसे केमिकल ऐड कर देंगे उस ऑयल और फैट रिच फूड में जो उसे ऑक्सीडेशन से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। बहुत सारा पैकेट फूड लेंगे जब आप, है ना, जो फैट रिच और ऑयल रिच फूड है, तेल में छना हुआ है या फिर फैट में छना हुआ सामान है, क्लियर, तो जब आप उससे लेंगे तो देखेंगे पीछे में आप किसी बिस्किट के पैकेट पे या किसी चिप्स के पैकेट में देखेंगे या कहीं पर देखेंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा ये एंटीऑक्सीडेंट हमने ऐड किया इसमें। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज होने से बचा रहा है ना। तो उस एंटीऑक्सीडेंट का इंग्रेडिएंट्स में नाम लिखा हुआ रहेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट वो केमिकल है जो ऑयल और फैट रिच फूड को ऑक्सीडेशन से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। और क्या होगा भाई, है ना, जब आप देखते हैं, जब हम लोग लेते हैं चिप्स के पैकेट, देखते हैं वो चिप्स का पैकेट फूला हुआ होता है, आपको लगता है भैया बहुत माल निकलेगा अंदर में, है ना, क्लियर, लेकिन अब तो हम लोग मालूम हो गया, तो वो फूला हुआ होता है, हमें लगता है भाई बहुत सारा चिप्स होगा इसमें, और जब हम फाड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा चिप्स निकलता है, बाकी सब कुछ गैस भरा हुआ था। वो गैस कौन सा था, एयर था, हवा था, ऑक्सीजन था, नहीं, वो था नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस बहुत ही कम रिएक्टिव गैस है, इसलिए हमने उसमें क्या कर लिया, नाइट्रोजन गैस भर लिया, जो क्या करेगा, उसे प्रिवेंट करेगा। अगर एयर होता वहां पर भरा हुआ तो वो उसको ऑक्सीडाइज करता, इसीलिए उसको हमें एयर हम वहां पे नहीं भर सकते, क्या भरते हैं हम लोग वहां पे, नाइट्रोजन गैस, है ना। ड्यूरिंग पैकेजिंग नाइट्रोजन गैस से हमें ऑक्सीडेशन का डर नहीं है क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव गैस है। ड्यूरिंग पैकेजिंग ऑफ चिप्स इट नाइट्रोजन गैस इनटू गैस इज फिल्ड इन इट, है ना, इज फिल्ड इन द पैकेट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस बहुत कम रिएक्टिव गैस है, वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग रैंसिडिटी के लिए ये सारे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम लोग उसको रैंसिड होने से बचा सकते हैं। रैंसिडिटी क्या है, वन ऑफ द एग्जाम्पल है, इस बात का एग्जाम्पल है रैंसिडिटी, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या हुआ भैया, एयर के कांटेक्ट में आने से ऑयल और फैट रिच फूड ऑक्सीडाइज हो गया, जिसके वजह से उससे खराब महक आने लगा, उसका स्वाद बिगड़ गया, है ना। इसी को, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रैंसिडिटी। अब हम किसी खाने को रैंसिड होने से कैसे बचा सकते हैं, रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम उस खाने को हम रखेंगे एयर टाइट कंटेनर में। सेकेंड कि भैया उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देंगे, जब हम उसे प्रिपेयर कर रहे थे तो एक ऐसे केमिकल जो उसको ऑक्सीडेशन से बचाएगा। थर्ड कि जब अगर कोई चिप्स वगैरह पैक करते हैं तो हम लोग उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। मुझे इस बात, नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो इस बात का डर नहीं रहेगा
कि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत ही कम रिएक्टिव गैस है, उसे ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। तो ये हो गई बात हमारे फर्स्ट चैप्टर की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। हमने कोशिश किया कि इसे कंप्लीटली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो करें हम लोग, है ना। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम लोग इसको बनाए, क्लियर। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, क्लियर। बाकी डिटेल के लिए हम लोग बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, है ना, लेकिन फिलहाल मैंने ये कोशिश किया कि बस अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी रहे हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लियर। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं एसिड बेसिस सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले, इससे टॉपिक से कुछ रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस। तो एक सेशन हम लोग उसका भी रख लेंगे हम लोग, कि जहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।